इजराइल अपने पापों की सजा भुगतने वाला है। वो चारों तरफ से घिर गया है और लेबनान ने तो बाकायदा हमला शुरू कर दिया है। सीरिया बिल्कुल तैयार नहीं है, मान नहीं रहा है। और ईरान, सोचिए ईरान जिसके पास मिसाइलें हैं, तो क्या जिसका गुमान था अमेरिका का, इंग्लैंड का, वो ब्राज़ील को नहीं बचा पाएगा? और क्या ब्राज़ील पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हमास के नाम पर आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जब आप इतिहास में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आतंक की शुरुआत यहूदियों ने की थी। उसका बाकायदा नाम भी पता है। जब ये कहानी आपको बताऊंगा तो आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। ये मैंने नहीं, क्रांति कुमार ने लिखा है कि यहूदी किस तरह से आतंकवाद फैलाते थे और इजराइल में आतंक की शुरुआत कैसे हुई। लेकिन उस पर आऊँगा, पहले आपको बता दूँ सबसे पहले कि जिस इजराइल को गुमान था अपने मोसाद पर, अपने मिसाइल पर, अपने टैंक पर, अपने अमेरिका पर, इंग्लैंड पर, वो सब के सब अब नेस्तनाबूद हो रहे हैं। तमाम मुस्लिम कंट्रीज, दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री एकजुट हो गए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो रहा है। भारत इकलौता देश है जहां इजराइल के समर्थन में मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, सोचिए, इजराइल में अपनी मदद की पहली खेप भेज दी है। लेकिन इजराइल की कारस्तानी देखिए, वो जो मददगार हैं, जो कर्मचारी हैं, उसको कह रहा है कि भाग जाओ, नहीं तो आतंकवादी कह के मार देंगे। लेकिन लेबनान के डर से किस तरह से इजरायली भाग रहे हैं, ये बहुत ही डरपोक लोग हैं। बताऊंगा आपको कि किस तरह से चारों तरफ से इजराइल की घेराबंदी कर दी गई है। और रूस और चाइना, सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, भारत के लिए सबसे बड़ी खबर है। और ये बीजेपी समर्थक नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भारत सरकार ने समझ लिया है। दरअसल भारत का सबसे बड़ा दोस्त, एशिया में भारत चाइना का कोई दोस्त नहीं था। न रूस था, न ईरान था, न मिडिल ईस्ट था। चाइना का एक दोस्त था मात्र नॉर्थ कोरिया, और कोई दोस्त नहीं था एशिया में। अमेरिका उससे ऐसे ही अदावत रखता है, दोनों में एक बड़ी रेस है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए चाइना ने फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध का मौके को भुना लिया। भुना इस तरह से लिया कि आपको पता ही है कि चाइना अपने तमाम पड़ोसी देशों से घिरा है जो उसके दुश्मन है। वियतनाम से चाइना का बनता नहीं है, जापान से बनता नहीं है, थाईलैंड से उनका बनता नहीं है, आप सबको पता है। वो ताक में था। लेकिन इसी बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, रूस को मदद की जरूरत पड़ी और चाइना ने उससे दोस्ती गांठ ली। उसके बाद रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये डेडली कॉम्बिनेशन बना। जबकि भारत जो था वो एशिया में अभेद्य था। भले अमेरिका से उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में एक अमेरिका ही ऐसा देश था जो खुलकर भारत का विरोध करता था जब मसला पाकिस्तान का आता था। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था, चाइना से हमारी बनती नहीं है, उसकी विस्तारवादी नीति है। ऐसे में दुनिया में दो ही मुल्क थे जो भारत के खिलाफ थे, एक चाइना और एक पाकिस्तान। रूस हमारे साथ था, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, ये सारे देश हमारे साथ थे पिछले 10 साल से पहले, 9 साल पहले। और मिडिल ईस्ट का तो कहिए मत। और मुस्लिम राष्ट्र तो हमारे लिए जान छिड़कते थे। ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता था। सऊदी अरबिया हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, ऐसा लगता था जैसे एक घर है, एक आंगन है। मुंबई के सारे फिल्म स्टार कहाँ जाते थे? जब भारत पाकिस्तान से मैच नहीं होता था तो मैच कहाँ होता था? दुबई में होता था, अबू धाबी में होता था, शारजाह में होता था। ये बात भक्तों को हजम नहीं होगी, न समझ में आएगा। लेकिन सोचिए किस तरह से पूरी दुनिया में भारत की साख को इन लोगों ने बट्टा लगा दिया है। आज तक के जितने प्रधानमंत्री हुए, अमेरिका के खिलाफ हमारा नॉन अलायंस मूवमेंट, 100 देश की दोस्ती थी हमारी, क्यूबा से लेकर, स्पेन से लेकर, ब्राजील से लेकर, अफ्रीका से पूरा अफ्रीकन यूनियन, ये सब हमारे दोस्त थे। लेकिन एक इजराइल के समर्थन की वजह से हमने अपनी दोस्ती गंवा दी। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, इंग्लैंड किसी का सगा नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इंग्लैंड और अमेरिका ने दगा न दिया हो। आज कनाडा के मामले पर क्या हुआ?
आज अमेरिका और इंग्लैंड कनाडा के साथ खड़े हैं, भारत के साथ नहीं। और जिस अमेरिका के चक्कर में, जिस इंग्लैंड के चक्कर में, जिस ऋषि सुनक के चक्कर में, वैसे बता दूं ऋषि सुनक के 2 लोग चुनाव हार गए हैं, हमने इजराइल का समर्थन किया, नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र हमारे खिलाफ हो गए। और वही चाइना अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है। चाइना चाह रहा है कि यही मौका है, रूस फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और ऐसे में सारे मुस्लिम देश रूस की तरफ देख रहे हैं और रूस चाइना के साथ खड़ा है। हमारी बड़ी फेलियर है, लेकिन अंत में जैसे ही यह बात समझ में आई भारत सरकार को, भारत सरकार ने अपनी चीजें सुधार ली है और अब पहली खेप, ये तस्वीरें देख लीजिए, पहली खेप भारत की बचाव राहत दल की पहली खेप फिलिस्तीन पहुंच गया है। लेकिन यह बात उन भक्तों को नहीं समझ में आएगा जो दिन भर राष्ट्रवाद का मतलब एक धर्म विशेष, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बात करते हैं। 57 लगभग मुस्लिम देश हैं और तमाम जो इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है, हवा टाइट है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मोरक्को, मिस्र, इजिप्ट, तुर्की, कोई ऐसा देश नहीं है जो इजराइल के खिलाफ नहीं है। और तस्वीरें इटली से, लंदन से, अमेरिका से, दुनिया के जहां जिस कोने में आप जाइए, जो भी अमन पसंद लोग हैं, जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, जो अमन चैन को मानने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक कातिल है, एक किलर है, वो लोग दुनिया भर को ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर सप्लाई करता है जो जासूसी करता हो। वो दुनिया में अमेरिका के हथियारों का सौदागर है, डिलीवरी मैन है वो अमेरिका के हथियारों का। और सोचिए कि चाइना ने वहीं पर अपनी पैठ जमा ली है और उसकी कोशिश है कि इजराइल के मामले में पूरे मुस्लिम राष्ट्र को, लगभग 70-75 देशों को वो अपने करीब ले आए। लेकिन सोचिए, जो लोग कह रहे हैं हमास आतंकवाद है, हो सकता है, लेकिन मैं इजराइल के आतंक की कहानी बता रहा हूं। 1922 ब्रिटिश फिलिस्तीन। फिलिस्तीन गरीब है, उनके देश में तेल नहीं है और पानी की भारी किल्लत है। फिलिस्तीनियों के घरों में नल नहीं है, उनकी महिलाओं को पानी के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। उस समय हर यहूदी बस्तियों के पास अपना कुआं था। इतने स्वार्थी लोग हैं, वे आबादी में बेहद कम थे। विदेशों से आने वाली अनुदान राशि के भरोसे यहूदी समुदाय बेहद आत्मविश्वास और कट्टरता से अपने धार्मिक मान्यताओं का पालन कर रहा था। विदेश में बसे अमीर यहूदियों को भेजे गए अनुदान राशि से यहूदी ने रक्षा के नाम पर मिलिशिया संगठन बना लिया, पहला आतंकी संगठन। यहूदियों मिलिशिया संगठनों ने इसके बाद हिंसक घटनाओं जैसे फिलिस्तीनियों के नरसंहार को अंजाम देकर ब्रिटिश साम्राज्य से यहूदी राष्ट्र की मांग करने लगे। 1937 से लेकर 1948 तक यहूदी मिलिशिया संगठनों ने कई हजार फिलिस्तीनियों को मार डाला। सबसे खतरनाक यहूदी मिलिशियन था इरगून। आप कल्पना कर सकते हैं? और सोचिए, भारत अगर सही समय पर सही फैसला नहीं लेता तो हम मिडिल ईस्ट खो देते, हम अपने सबसे बेहतरीन दोस्त खो देते, जहां भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है। दुनिया में चाइना उन्हीं देशों से दोस्ती रखता है जहां वो अपना निर्यात करता हो। भारत चाइना से क्यों दोस्ती रखे? क्योंकि हमें आयात करना है। पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, ये वो तमाम देश हैं जो भारत के सामान को खरीदते हैं। हमारा व्यापार चलता है, भारत के नागरिक वहां काम करते हैं। सोचिए, एक संघी को किस तरह से नौकरी गंवानी पड़ी क्योंकि वहां बैठकर वो इजराइल का गुणगान कर रहा था। अनिल यादव नाम के एक पत्रकार, उन्होंने ठीक ही लिखा है, वही लोग जो इजराइल के साथ हैं, वही लोग आजम खान पर खुश हैं, वही लोग प्रेम यादव पर खुश हैं, वही लोग दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों पर हमला होता है, मानवता तार तार होती है तो खुश होते हैं। 52 वो 52 कौन है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनिल यादव कह रहा है। समझिए थोड़ी विदेश नीति को, पढ़िए। और मुझे पता है एस जयशंकर जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, उनको समझ में आती होगी और उन्होंने समझ भी लिया है। सोचिए, अमेरिका और इंग्लैंड, जिनको आप राष्ट्रीय रिश्तेदार घोषित कर रहे थे ऋषि सुनक, वो ट्रूडो के साथ खड़ा है कनाडा में। आप सोचिए, सबसे ज्यादा हमें क्या जरूरत थी कनाडा के साथ रिश्ते खराब करने की? भारत के गरीब, मजदूर, दलित, आदिवासी, सिख समाज के लाखों लोग वहां रहते हैं। भारत की पॉलिसी थी न किसी से दोस्ती, न केहू से बैर, न्याय के साथ खड़ा होना। यह थी भारत की विदेश नीति। न कभी भारत अमेरिका के दबाव में आया, न भारत ने कभी किसी पर अत्याचार किया, क्योंकि हम बुद्ध की धरती हैं। आज मोहन भागवत क्या कह रहे हैं? कितना मतलब हास्यास्पद बयान है। सोचिए, मैं तो घिनौना बोलना चाह रहा था लेकिन नहीं बोलूंगा।
कितना हास्यास्पद है। मोहन भागवत कहता है कि हमारे देश में हम हिंदू हैं इसलिए हमास और इजराइल नहीं हो रहा है। हमास फिलिस्तीन और इजराइल जैसा युद्ध नहीं है। मोहन भागवत जी, या तो आप बहुत नासमझ हैं, या बहुत शातिर हैं, या बहुत चालाक हैं, या आपको भारत का एबीसीडी नहीं पता है। भारत बुद्ध की धरती है, वो बुद्ध की धरती जिसकी फिलॉसफी है अहिंसा। और आपको पता है जब भारत में बुद्धमय भारत था तो कांधार से लेकर काबुल तक सम्राट अशोक की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, घनानंद की धरती है। जहां सिकंदर आया था, सिंधु नदी पार नहीं कर पाया और उसके सेनापति सेलुकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। उस घनानंद की धरती है ये, उस चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है वो, ये सम्राट अशोक की धरती है, ये शिवाजी महाराज की धरती है, संभाजी महाराज की धरती है, साहू जी महाराज की धरती है, ये महाराणा प्रताप की धरती है। आप कह रहे हैं कि हिंदू हैं। मैं आपकी जाति पर बोलना शुरू नहीं करना चाहता, आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कौन लोग खुश है इजराइल और फिलिस्तीन में? कौन इजराइल के साथ खड़ा है? सब जानता है। फिलिस्तीन के खिलाफ कौन बोल रहा है? सब जानता है। यह बुद्ध की धरती है और बुद्ध की विचारधारा मजबूत विचारधारा है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या किया? आपको इतिहास बताऊं, पढ़िए राजेंद्र सिंह को। वो कहते हैं जिस सिकंदर यूनानी ने भारत पर हमला किया, रक्तपात बहाए, उसी यूनान में 2 पीढ़ी के बाद सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते ने दवाइयां भिजवाई। यह है भारत, जो आज नरेंद्र मोदी ने भी साबित किया कि यही भारत का असली चरित्र है। और शुक्रिया प्रधानमंत्री जी कि आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए और वहां आपने राहत की पहली खेप भिजवाई है। यह है भारत। आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपकी नस्लों ने जातियां बनाई हैं, सांप्रदायिक हिंसा किया है। आप किस मुंह से कह रहे हैं? आज कौन इजराइल के साथ खड़ा है? कौन इस देश में हिटलर से मिलने गया था? इस दुनिया में सब इतिहास गवाह 1925 में बने हैं। आप सबको पता है हिटलर से मिलने कौन गया, सबको पता है अंग्रेजों के साथ कौन था, सबको पता है सत्ता के साथ कौन लोग रहते हैं और न्याय के साथ बुद्ध खड़ा होते हैं। बुद्ध घर छोड़ के नहीं भागे थे, उनका देश निकाला हुआ था क्योंकि उन्होंने एक संधि कराई थी पड़ोसी राज्य से, और पड़ोसी राज्य ने विश्वासघात किया, संधि तोड़ दिया। तब इनके राज्य वालों ने कहा कि आपकी बात झूठ निकली इसलिए आप बाहर देश निकाला होगा। और तब बाद में जब बुद्ध बाहर आ गए, उसके बाद वो फिर राजा, वो युद्ध नहीं हुआ, तब उनके जानने वालों ने कहा था कि अब तो आप घर लौट सकते हैं क्योंकि युद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब मैं घर से निकल चुका हूं, अब विश्व कल्याण, मानव कल्याण और अहिंसा के लिए मैं पूरी जिंदगी लगाऊंगा। ये बुद्ध की धरती है, इसीलिए यहां कोई हिंसा नहीं होती है। लेकिन क्या कर रहे हैं आप 2000 सालों से, जब से आपकी सत्ता आई है? आप जब से इस देश में सम्राट अशोक की सत्ता गई है, जब से बुद्धमय भारत को छीन लिया गया है, जब से बुद्धमय भारत को बदल दिया गया है, तब से क्या हो रहा है? कहीं जाति के नाम पर अत्याचार, कहीं धर्म के नाम पर अत्याचार। तो आप मत ही बोलिए तो अच्छा रहेगा। खैर, हम लोग इजराइल पर थे। मैं फिर कह रहा हूं, इजरायली 2 मिनट के इजरायली फंस गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, और इजराइल को कहीं मुंह दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। चारों तरफ से इजराइल घिर गया है, निस्तनाबूद हो जाएंगे वो। लेबनान, सीरिया, तुर्की, मिस्र, इजिप्ट, पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री, कोई खुश नहीं है। आप बच्चों पर, मासूमों पर, महिलाओं पर बम गिराएंगे और आप अपनी ताकत दिखाएंगे। अब तो तेल अवीव, इजराइल के लोग मानने लगे हैं कि नेतन्याहू ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में झोंक दिया है। लेकिन ये सारी बातें इस देश की गोदी मीडिया, जिसको आप कहते हैं मनुवादी मीडिया, नहीं बताएगा। आप सोचिए कितनी अमानवीयता है। आपने पानी काट दिया बच्चों का, आपने दवाइयां बंद कर दी, आपने सील कर दिया, पोल खुल गई इजराइल की। इजराइल जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड, तिस्मार खां समझ रहा था, एक मामूली हमास ने उसकी पोल खोल दी है। रॉकेट से हमें हमला हुआ, उसका रडार भी फेल हो गया, उसके बॉर्डर भी टूट गए, और वो कितना अमानवीय और बेईमान है ये भी पूरी दुनिया के सामने पता चल गया। यासार अराफात जो काम पूरी जिंदगी नहीं कर पाए, फिलिस्तीन जो दुनिया में मैसेज नहीं दे पाया था,
इजराइल ने अपनी गलतियों से पूरी दुनिया को बता दिया कि हम मानवता विरोधी हैं, हम फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहते हैं और हम मासूमों के हत्यारे हैं। और सोचिए, इससे पहले मुस्लिम राष्ट्र कभी इतना एकजुट नहीं हुआ था। इराक पर भी झूठ बोलकर अमेरिका ने बम गिराया, कोई हथियार नहीं निकला। गद्दाफी को भी बर्बाद किया गया, ये दोनों भारत के अजीज दोस्त थे, कोई बम नहीं निकला, कोई हथियार नहीं निकला। अफगानिस्तान पर बम गिराए गए, कुछ नहीं निकला। सीरिया में गृह युद्ध करवाए गए, कुछ नहीं निकला। तब भी मुस्लिम राष्ट्र एकजुट नहीं हुए थे। लेकिन फिलिस्तीन के मामले ने इस दुनिया के तमाम मुस्लिम राष्ट्रों को एकजुट कर दिया है और दुनिया के किसी कोने में रहने वाले अमन पसंद लोगों को एकजुट कर दिया गया है, सिवाय मोदी मीडिया के गोदी मीडिया के। रूबिका लियाकत का देखा नहीं, कैसे कैसे पोज दे रही हैं अपने ही कमरे से, कभी हेलमेट लेकर। आज तो वो रील्स बना रही थी। ये होता है वॉर की रिपोर्टिंग। ये लोग वॉर रिपोर्टिंग नहीं, ये लोग वहां, मतलब मैं क्या शब्द बोलूं, ये लोग वहां टूरिज्म पर गए हैं, इसको वॉर टूरिज्म कहते हैं। अरे है हिम्मत, है दम तो करो गाजा से जाकर रिपोर्टिंग, जहां फिलिस्तीनियों पर बम गिर रहे हैं, वहां है पीड़ित, वहां है विक्टिम। इजराइल के सेफ जोन में, होटलों में बैठ के आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं, ग्राउंड जीरो पर हूं। आप लोग पत्रकार नहीं हैं, आप लोग मैनिपुलेटर हैं। आप लोग भारत में झूठ बोल रहे थे। आप लोग इसीलिए गए थे, भारतीय मीडिया इसीलिए गई थी कि भारत के मुसलमानों को मैनिपुलेट किया जाए, बदनाम किया जाए और हिंदू मुस्लिम का भेद क्रिएट किया जाए कि देखिए देखिए देखिए, फिलिस्तीनी मतलब मुसलमान आतंकी होते हैं, हमासी होते हैं, इनका कैरेक्टर देखिए। अब दुनिया के सामने साफ हो गया है कि आतंकी फिलिस्तीन नहीं, इजराइल है और ये दुनिया कह रहा है। यूनाइटेड नेशन में चर्चा हो रही है और भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और यहां की गोदी मीडिया, मनु मीडिया एक्सपोज हो गई है। तो मैं फिर कह रहा हूं, तमाम इस दुनिया के मुल्क ने, तमाम मुल्कों ने मान लिया है कि इजराइल एक दहशतगर्द, लुटेरा, हत्यारा और ऐसा देश है जो अपने हथियार का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। और ये 21वीं सदी है। और ये जो मोहन भागवत ने कहा है ना कि ये हिंदुओं का है, अरे मोहन भागवत जी, बुद्धिस्टों का देश है, ये बुद्ध की विचारधारा है। भारत के प्रधानमंत्री, आपके देश के सबसे बड़े उद्योगपति नीता अंबानी जब दुनिया के दूसरे देशों में जाती हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। समझ गए आप? सम्राट अशोक की धरती, शिवाजी की धरती, संभाजी महाराज की धरती, साहू जी की धरती। ये धरती अत्याचार का विरोध करता है, अत्याचार करता नहीं है और अत्याचारी के खिलाफ खड़ा होता है और शोषित पीड़ित के पक्ष में खड़ा होता है। लेकिन सोचिए, एक मिस्टेक ने चीन और रूस को एक साथ कर दिया और चीन की कोशिश है कि अगर भारत इजराइल के साथ खड़ा रहा तो हम मुस्लिम राष्ट्रों से अपना संपर्क बना लेंगे। लेकिन भारत सरकार ने अंतिम मौके पर इन मनु मीडिया को और गोदी मीडिया को दरकिनार करते हुए अपनी विदेश नीति को क्लियर किया है कि हम फिलिस्तीन के साथ थे, हैं और रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।